नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सल्तनत काल के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोगों के लिए यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को सल्तनत काल के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सल्तनत काल के मोटा मोटी जानकारी कि किन प्रमुख वंशों का शासन रहा सल्तनत काल के अंतर्गत। तो 5 प्रमुख वंश थे जिनका शासन चला सल्तनत काल के अंतर्गत। उन्हीं 5 वंशों के बारे में हम एक क्रम से पढ़ेंगे। तो उन 5 वंशों को पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश के अंतर्गत नींव पड़ी दिल्ली में सल्तनत काल की। तो गुलाम वंश और इसके बाद खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। तो ये 5 प्रमुख वंश थे जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किए। कभी कभी इनके क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों का क्रम क्या है। तो इनके क्रम को भी आप याद रख सकते हैं। अब इनका टाइम पीरियड जान लेते हैं कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा। तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का शासन काल रहा गुलाम वंश का। इसके बाद खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन काल माना जाता है। और इसके बाद 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन काल रहा। और इसके बाद सैयद वंश की बात करते हैं तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया। और लास्ट में लोदी वंश की बात करते हैं तो 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासनकाल चला। और इसके बाद लोदी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोदी को हराकर दिल्ली में एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। तो सबसे लंबे शासनकाल की बात करें तो इसमें तुगलक वंश का शासन ही सबसे लंबे समय तक चला था। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश। आज की क्लास का आपका मेन टॉपिक जो है वो गुलाम वंश एवं इसके प्रमुख शासक और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं गुलाम वंश और इसके बाद हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सबकी बातें करेंगे एक क्रम से। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से गुलाम वंश की चर्चा करते हैं। गुलाम वंश, गुलाम, दास या मामलूक वंश, इससे इन तीनों नामों से जाना जाता है। कंफ्यूजन नहीं होंगे आप लोग या कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि तीनों नाम का मतलब एक ही है, लगभग एक ही वंश से संबंधित हैं ये तीनों नाम।
तो गुलाम या दास क्यों? क्योंकि इसके संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये मोहम्मद गोरी के दास थे। मोहम्मद गोरी जो 1206 में भारत के विजित प्रदेशों को छोड़कर वापस जाने लगा था, तो भारत के विजित प्रदेशों को अपने प्रमुख सेनापतियों या गुलाम सेनापतियों को सौंपकर वो वापस गया था, जिनमें से एक प्रमुख थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे क्योंकि ये संस्थापक थे। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अब गुलाम वंश की जगह मामलुक वंश का संस्थापक भी पूछा जा सकता है और दास वंश का संस्थापक भी पूछा जा सकता है। इसका शासनकाल जो था वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा और राजधानी इसकी लाहौर थी। राजधानी लाहौर। इसे दो अन्य नामों से जाना जाता था, लाख बख्श और पील बख्श। तो लाख बख्श क्यों? ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श इसे दानी प्रवृत्ति होने के कारण, दानी प्रवृत्ति होने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया, जैसे लाखों का दान देने वाला। और पील बख्श क्यों? पील बख्श क्योंकि हाथियों का दान देने वाला, ये दान में हाथियों को भी दान करता था, इसलिए हाथी दान देने वाला, इसे पील बख्श भी कहा गया। और इसके बाद इसके द्वारा या इसके शासनकाल में हुए कुछ प्रमुख कार्यों की बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण कला से संबंधित जो पहला निर्माण था वो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से संबंधित 2-3 पॉइंट है, समझ लीजिए कि कुतुब मीनार की जो नींव पड़ी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाली गई थी और इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था गुलाम वंश के एक अन्य शासक इल्तुतमिश ने। और बाद में जब आकाशीय बिजली से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाया था। तो 2-3 शासकों का मिलके कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे योगदान है। तो मेन क्वेश्चन जो बनता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार इसका नाम पड़ा जो ऐबक के समय के महान सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। और ये स्थित, इसके स्थान से बारे में भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसके बाद एक अन्य है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम ये एक मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद है और ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है मस्जिद। और अगली रचना है ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन द्वारा करवाया गया जो अगला निर्माण है वो 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा।
ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, पहले यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वा करके ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ढाई दिन झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण कार्य ढाई दिन में पूरा हो गया था। और इसके स्थान से संबंधित तो ये अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान। और लास्ट में 1210 ईस्वी में लगभग चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ हुई? तो लाहौर में। और इसका मकबरा भी लाहौर में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा की बात करें तो लाहौर, मकबरा लाहौर में बनाया गया। तो ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे ये गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी राजधानी लाहौर थी और इन्हें लाख बख्श और पील बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा गया कुतुब मीनार। इसके बाद एक मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और ये एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, ढाई दिन का झोपड़ा। और इसका निर्माण कार्य ढाई दिन में हो जाने के कारण इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा। और लास्ट में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में नहीं बनते हैं क्योंकि इसका शासनकाल, आराम शाह का शासनकाल 7 से 8 महीने का था और ये एक अयोग्य शासक था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या करके 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो अगले क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आराम शाह से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। सिर्फ इतना कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, उसका शासनकाल 7 से 8 महीने तक रहा और वो एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक होने के चलते इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और लगभग 1212 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इस क्रम में हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासनकाल जो था वो 1212 ईस्वी से लगभग 1212 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो पॉइंट बनता है, इससे पहला पॉइंट वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक ये कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक होशियार गुलाम और दामाद था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक है जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? तो यही इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ कार्यों की बात करते हैं। तो इक्ता प्रथा, सबसे पहले बात करते हैं इक्ता प्रथा की। तो इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता क्या है? तो इक्ता का अर्थ होता है भूमि का दान या भूमि। तो सैनिकों को वेतन देने की जगह पर इसने भूमि दान देने की प्रथा चलाई, जिसे इक्ता प्रथा के नाम से जाना गया। तो इक्ता प्रथा से क्वेश्चन बनता है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश। और इसके बाद तुर्कान चिहलगानी, अगला पॉइंट जो है इल्तुतमिश से वो है तुर्कान चिहलगानी। तुर्कान चिहलगानी की बात करते हैं तो 40 प्रमुख सरदारों का समूह होता था जो शासन व्यवस्था में इल्तुतमिश की मदद करता था, या शासक की मदद करने के लिए 40 सरदारों का समूह। इन्हीं 40 सरदारों के समूह को तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये सिक्कों से संबंधित है। इसके शासनकाल में या इल्तुतमिश ने 2 तरह के सिक्के चलवाए। एक चांदी का जो सिक्का चलवाया उसे टका के नाम से या टका के नाम से जाना गया, टंका या टका। और दूसरा तांबे के सिक्के। तो तांबे का जो सिक्का था उसे जीतल के नाम से जाना गया। तांबे का सिक्का जीतल। तो ये 2 प्रमुख सिक्के थे जो इसके समय में चलाए गए, तांबे के जीतल और चांदी का टका। एक अगला पॉइंट इल्तुतमिश से बनता है कि भारत में गुंबद या मकबरा बनाने का जनक या मकबरा बनाने की शुरुआत किसने की? गुंबद निर्माण की शुरुआत। तो गुंबद निर्माण की शुरुआत करने वाला भारत में प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। इसलिए इसे भारत में गुंबद निर्माण का जनक कहा जाता है। तो इल्तुतमिश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। जैसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। और इसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, ये भी इल्तुतमिश ही था। और इसके बाद इक्ता प्रथा, इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि ये सैनिकों को या उस समय के जो अधिकारी नियुक्त थे उनको वेतन देने की जगह पे भूमि दान में देने की प्रथा थी। इसके बाद तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों का एक समूह था जो शासन व्यवस्था में सरदार या शासक की मदद करता था। इसके बाद इसने 2 सिक्के चलवाए, 2 धातुओं के, चांदी और तांबे के। चांदी के जारी किए गए सिक्कों को टका के नाम से जाना गया और तांबे के सिक्के को जीतल नाम से जाना गया। इसके बाद भारत में गुंबद निर्माण के जनक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। तो ये इल्तुतमिश के से संबंधित पॉइंट थे। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो रुकनुद्दीन फिरोज हुआ। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये भी एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये अयोग्य शासक था और इसके पूरे शासनकाल के दौरान इसकी मां ही प्रमुख भूमिका में रही। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान का प्रभाव उसके पूरे शासनकाल के दौरान था। और ये महिला जो शाह तुर्कान थी ये
क्रूर प्रवृत्ति की थी। इससे शाही तुर्क बहुत परेशान थे और रुकनुद्दीन को सिंहासन से हटाकर उन्होंने रजिया सुल्तान को सिंहासन पर आसीन किया। तो ना रुकनुद्दीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इसलिए अगले क्रम में हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की। पहले हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद इल्तुतमिश और इसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 ईस्वी में इसने सिंहासन की बागडोर संभाली। 1236 ईस्वी में, और इसका शासन लगभग 1240 तक रहा, 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान से एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, मुस्लिम शासिका, ये रजिया सुल्तान के रूप में जाना जाता है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में। रजिया सुल्तान क्या थी, ये महिलाओं की वेशभूषा को छोड़ करके पुरुषों की वेशभूषा में या सैनिक वस्त्र धारण करके सभा में बैठती थी। और इसने, रजिया सुल्तान ने काबा जो होती थी कोट और कुलाहा अर्थात टोपी, ये दरबार में काबा और कुलाहा पहनकर उपस्थित होती थी, बिल्कुल पुरुषों की वेशभूषा में। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के सिंहासन से नीचे उतारे जाने के पीछे की कहानी को। तो रजिया सुल्तान के एक गुलाम थे मलिक जलालुद्दीन याकूत, मलिक जलालुद्दीन याकूत, जिनसे रजिया का विशेष स्नेह था या प्रेम कह लीजिए, जिसके चलते इन्होंने याकूत को एक विशेष उच्च पद पे अमीर ए आखूर के पद पे आसीन किया, या अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर क्या होता था, तो ये अश्वशाला का प्रधान होता था, अश्वशाला का प्रधान। इनके इस प्रेम प्रसंग से तुर्क अमीर जो थे उस समय, वो विशेष प्रकार से नाराज हुए और इसी समय भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके याकूत की हत्या कर दी और रजिया को गुलाम बना लिया, रजिया को बंदी बना लिया। इस प्रकार रजिया ने अपनी कूटनीतिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया था, और अल्तुनिया था कौन, तो इसी रजिया सुल्तान का एक सूबेदार था। कहाँ का, भटिंडा का। उसने विद्रोह कर दिया और याकूत की हत्या करके इसे बंदी बना लिया। किंतु रजिया सुल्तान ने भी अपनी कूटनीतिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसी अल्तुनिया से विवाह करके फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने की इच्छा जताई। और इस क्रम में वो भटिंडा से सेना लेके अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमला करके अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी, लगभग 1240 ईस्वी के आसपास। तो रजिया सुल्तान से यही एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट जो है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, या तो रजिया सुल्तान, और इनके पति कौन थे, तो अल्तुनिया, और ये इल्तुतमिश की
पुत्री थी। इसके बाद 3 अन्य शासक हुए जिनका छोटा छोटा शासनकाल है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। साथियों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। साथियों, पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने वाली चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को कतई टच नहीं कर सकते जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, नहीं तो हम उन्हीं में उलझे रह जाएंगे और अच्छी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। तो 3 जो प्रमुख शासक थे बीच में, जैसे बहराम शाह, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये 3 शासक थे। इनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, ना के बराबर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इस क्रम में अगले शासक के बारे में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो देखते हैं गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन का एक नाम था बहाउद्दीन, शुरुआती नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बलबन 1266 ईस्वी से 1286। तो बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद इसने पहला काम जो किया वो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया तुर्कान चिहलगानी का विनाश। जो प्रथा तुर्कान चिहलगानी के नाम से शुरू की थी इल्तुतमिश ने, चिहलगानी, उसकी समाप्ति की किसने? तो बलबन ने। ये 40 सरदारों का समूह होता था। इसके बाद इसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा एवं पैबोस प्रथा। सिजदा एवं पैबोस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सिजदा प्रथा जो होती थी वो दरबार में पैर के बल बैठ करके सुल्तान के सामने दंडवत करना था, और पैबोस जो थी, पैबोस प्रथा के अंतर्गत सर के बल लेट करके सम्राट या जो उस समय का शासक होता था बलबन, शासक के चरणों को चूमना, ये पैबोस के अंतर्गत आता था। तो ये 2 प्रथाएं बलबन ने शुरू करवाई अपने शासन काल में, सिजदा और पैबोस। इसके बाद एक फारसी त्यौहार है नवरोज। भारत में नवरोज को प्रारंभ करने का श्रेय भी बलबन को जाता है। तो नवरोज की शुरुआत किसने करवाई? नवरोज की शुरुआत ये गयासुद्दीन बलबन ने कराई। और इसके बाद अपने शत्रुओं के लिए इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। लौह रक्त की नीति। लौह रक्त की नीति क्या थी? तो ये खून के बदले खून की नीति थी, अर्थात जो दुश्मन या जो शत्रु जितना नुकसान पहुंचाएगा उसे वापस में उतना ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसके बाद इसके दरबारी कवियों या दरबार की विभूतियों के बारे में बात करते हैं तो अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये 2 महान विभूतियां थी जो बलबन के दरबार में रहती थी। अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर
हसन। ये दो महान विभूतियां थीं जो बलबन के दरबार में रहती थी। तो बलबन से बनने वाले 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया, तो बलबन ने। और इसके बाद सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की दरबार में बलबन द्वारा की गई। नवरोज त्यौहार, ये एक फारसी त्यौहार है। नवरोज क्या है, तो एक फारसी त्यौहार है नवरोज, जिसको मनाने की शुरुआत की बलबन द्वारा की गई। इसके बाद लौह और रक्त की नीति, ये खून के बदले खून की नीति मानी जाती है। इसके बाद इसके दरबार की विभूतियों की बात करते हैं तो अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार की दो महान विभूतियां थी। और इसके बाद गुलाम वंश या ममलूक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो क्यूमर्स थे। अंतिम शासक क्यूमर्स, अंतिम शासक क्यूमर्स थे। तो ये गुलाम वंश से संबंधित कुछ प्रमुख शासक थे जिनके बारे में हम लोगों ने क्रम से पढ़ा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बलबन और अंतिम शासक क्यूमर्स। क्यूमर्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ इतना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो ये सल्तनत काल के पहले वंश गुलाम वंश से संबंधित क्लास थी आज की। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।